मित्रों, कैसे आप सब। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक जो प्रश्न है जो पिछले वर्ष पूछा गया है, और पिछले वर्षों की बात करें तो कब 56वीं 59वीं मुख्य परीक्षा जो 2016 में संपन्न हुई थी उसमें पूछा गया एक प्रश्न है, उसी का विश्लेषण हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या मांग की गई है ना। प्रश्न की प्रकृति समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न क्या है यहाँ पर, संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उनके क्या प्रभाव हुए। अगर देखें तो इसमें दो भाग है, प्रश्न में दो भाग है। पहले भाग में क्या पूछ रहा है, संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, यानी कि संथाल विद्रोह के क्या क्या कारण रहे पहले भाग में हमें बताना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देखें तो उनके क्या प्रभाव हुए, यानी कि पहले कारण बताना है, उसके बाद दूसरे भाग में हमें क्या बताना है, उसके जो जो प्रभाव हुए उन सभी प्रभावों को बता देना है। और इतना कर देंगे तो हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न की प्रकृति क्या है कि इसमें क्या है, संथाल विद्रोह के जितने भी मुख्य मुख्य कारण रहे उन सभी कारणों को बताना है, साथ ही उनके प्रभावों को भी यहां पर बताना है। तो सबसे पहले हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में पहला भाग हमारा होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देंगे उसकी बात करते हैं। उसके बाद इसके मुख्य भाग में सबसे पहले तो हम इसके कारणों को बताएंगे कि इसके क्या क्या कारण हुए कि संथाल विद्रोह यहां पर हुआ, और इन कारणों से है ना जो भी प्रभाव पड़ा है ना, तो प्रभाव के रूप में क्या क्या, यानी कि यहां पर विद्रोह हुआ और साथ ही यहां पर कुछ प्रशासनिक परिवर्तन भी अंग्रेजों को करना पड़ा। तो प्रभाव के रूप में हम यहां पर विद्रोह और प्रशासनिक परिवर्तन दोनों को ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न के अनुरूप हम इंट्रोडक्शन क्या देंगे। प्रश्न किसके बारे में है, संथाल विद्रोह के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम सबसे पहले यहां पर संथाल विद्रोह को बताएंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो 50 से 60 शब्दों में संथाल विद्रोह को बता देना है, यानी कि जो भी हम यहां पर बताने वाले हैं उसका कुछ झलक हम यहां पर प्रस्तुत करवा देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम संथाल विद्रोह के बारे में बताएंगे, और इसके बारे में देखें तो इसके क्या क्या कारण रहे, क्या क्षेत्र रहे, इसके नेतृत्वकर्ता और थोड़ा सा प्रभाव भी चाहे तो यहां पर झलका सकते हैं। इंट्रोडक्शन अपनी मर्जी से दे सकते हैं, बस ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें इन सब की झलक एक बार दिख जाए, ताकि एग्जामिनर आगे का जो उत्तर है वो चेक करने के लिए मजबूर हो जाए। हमें मजबूर करना है ना, अपने उत्तरों से उनको आकर्षित करना है, मजबूर करना है कि आगे वो पढ़े और अच्छा से अच्छा हमारा नंबर वहां पर दे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम कारण के रूप में क्या बताएंगे। सबसे पहले कारणों की बात करें तो कारण क्या था, इसका मुख्य कारण था कृषक उत्पीड़न, यानी कि ये जो संथाल विद्रोह था ये संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया है ना, संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया। और इन जनजातियों की बात करें तो ये मुख्य रूप से कृषि और वन पर निर्भर थे, यानी कि ये एक कृषक की जीवन निर्वाह करते थे। इनका जीवन निर्वाह करने में कृषि और साथ ही वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, जैसे ही यहां पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ ही वो अपनी जो भी मनोकामना थी है ना, जो भी इच्छा थी उसकी पूर्ति हेतु यहां पर क्या किया, उन्होंने जमींदारी प्रथा लगाया। और जमींदारी प्रथा लगाने के साथ ही क्या हुआ कि ये जो संथाल जनजाति थी, संथाल जनजाति को जमींदारी प्रथा ने इनके भूमि से इनको ही बेदखल कर दिया। ठीक है, हम इसके कारण के रूप में देख रहे हैं। कारण के रूप में हम क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में, तो कैसे बताएंगे कि संथाल विद्रोह जो था इसका मुख्य कारण अगर देखें तो कृषक उत्पीड़न ही था, क्योंकि जो संथाल जनजाति थी ये मुख्य रूप से कृषि और वन पर निर्भर थी। परंतु जब अंग्रेज यहां पर आते हैं तो अंग्रेज आने के साथ ही यहां पर जमींदारी प्रथा लागू करते हैं। परिणामतः जमींदारी प्रथा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संथाल जनजाति को उनके भूमि से ही उनको बेदखल कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेज समर्थित जो जमींदार थे उनके द्वारा इनका शोषण किया जाने लगा, और साथ ही साथ कृषि कार्य में अत्यधिक यहां पर वृद्धि हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोह हुआ, ऐसे बता सकते हैं। इसमें थोड़ा क्षेत्र भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ये जो था संथाल विद्रोह था ये मुख्यतः किन क्षेत्र में हुआ, संथाल परगना में, जिसे दामिन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले देखें तो जो वीरभूम था, ढाल भूम था, सिंह भूम था है ना, मानभूम और बांकुड़ा का जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा जितने भी सताए गए ये संथाल थे,
ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र था? वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा। इन सभी क्षेत्रों के सताए गए जितने भी संथाल जनजाति थे, है ना, जमींदारों के द्वारा सताए गए, वो सभी के सभी 1790 से ही संथाल परगना में आकर रहने लगे थे और इन्हीं के द्वारा ये संथाल विद्रोह किया गया, जिसका मुख्य कारण क्या था? कृषक उत्पीड़न। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। तो इंट्रोडक्शन कितने तरीके से दिया जा सकता है? इंट्रोडक्शन यहां से भी प्रारंभ कर सकते हैं कि जैसे कैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा क्षेत्र के जमींदारों के द्वारा सताए गए जितने भी संथाल जनजाति थे, वो संथाल परगना में आकर 1790 ईस्वी से रहने लगे। परंतु जब अंग्रेज यहां पर आए तो इनके द्वारा जमींदारी प्रथा लाई गई, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कृषकों का उत्पीड़न किया गया, यानी कि संथाल जनजातियों का उत्पीड़न किया गया, इनको इनके भूमि से बेदखल किया गया। इन सभी के कारणों से क्या हुआ? यहां पर संथालों के द्वारा विद्रोह किया गया। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे भी दे सकते हैं, अपने ऊपर है। इंट्रोडक्शन हर किसी का अलग अलग होना चाहिए और साथ ही आकर्षण पूर्ण होना चाहिए, आकर्षित करने योग्य होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इसके मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा है? पहला भाग हम तो कारणों को बताएंगे और दूसरा उनके प्रभावों को बताएंगे। तो पहले भाग में कारण इसके क्या क्या थे, क्या क्या कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर विद्रोह हुआ, उसको यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो कारणों के रूप में देखें तो सबसे पहला तो यहां पर जमींदारी प्रथा को बताएंगे, है ना, कि मुख्य कारण तो यही था। उसके बाद यहां पर बाहरी लोगों का आगमन होने लगा इन क्षेत्रों में, साहूकारों एवं जमींदारों का शोषण होने लगा, है ना, इनका जो शोषण चक्र था इसमें वो फंसते चले गए। साथ ही यहां पर सामाजिक कारण बता सकते हैं, राजनीतिक कारण बता सकते हैं। इन सभी कारणों को हम बताएंगे तो हम कारण के रूप में यानी कि एक भाग को हम कंप्लीट कर देंगे। अब कारण की जो थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले जमींदारी प्रथा की बात करें, है ना, तो जब ये इस क्षेत्र में आए अंग्रेज तो इन जनजातियों के जो सरदार थे, इन सरदारों को जमींदारों का इन्होंने दर्जा कर दिया, है ना, जमींदारों का दर्जा इन्हें दे दिया गया। दर्जा देने का मुख्य कारण क्या था कि सरकार जो थी, अंग्रेज यहां पर थे, वो अपने हित की पूर्ति करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करना चाहते थे। इसीलिए यहां के इनके जितने भी सरदार थे उन सभी सरदारों को जमींदारों का दर्जा अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रणाली यहां पर जमींदारी प्रथा यहां पर प्रारंभ की गई तो इससे यहां पर लगान की एक नई प्रणाली देखने को मिली, जो संथाल जनजाति थी इनकी प्रणाली से एकदम ही भिन्न था। पहले यहां पर देखे तो जितने भी जनजाति थे वो पूरे गांव के रूप में, यानी कि पूरा गांव इकट्ठे रूप से यहां पर कर दिया करता था अपने सरदार को। जबकि यहां पर देखे तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत क्या हुआ कि अब सबको, जितने भी यहां पर लोग थे, कृषक थे, सबको अलग अलग यहां पर लगान देना पड़ा। इसके साथ ही जितने भी इनके द्वारा जितने भी उत्पादित वस्तु था उन सभी वस्तुओं पर भी इन्हें कर देना पड़ा। इससे क्या हुआ, इन सभी कारणों से इनका जो कर था, पहले जितना वो कर देते थे उस कर में 3 गुने की वृद्धि हो गई। यानी कि 10 रुपए, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, कंफर्म नहीं है, ठीक है, 10 रुपए की बात करें, पहले ये 10 रुपए देते थे तो अब 30 रुपए इन्हें कर देना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, इनके कर का बोझ बढ़ते चला गया। किसकी वजह से? जमींदारी प्रथा की वजह से। तो पहला कारण हम ये बताएंगे, जमींदारी प्रथा। दूसरा हम यहां पर बता सकते हैं कि जब यहां पर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ साथ यहां पर बहुत सारे बाहरी लोग भी आकर बसने लगे, जिन्हें दीकुओं से संबोधित किया जाता है। ये लोग उन्हें दीकू बोलते थे, यानी कि दीकू कौन थे? बाहरी लोग थे। तो जब बाहरी लोग यहां पर आकर बसने लगे तो वो ज्यादा ही समृद्ध व्यक्ति थे, उनके पास धन दौलत थी। इससे क्या हुआ कि इनका बहुत ही जल्दी इन क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ गया, है ना। और इनके प्रभाव बढ़ने के साथ ही क्या हुआ कि जो संथाल जनजाति थी, संथाल जनजाति अपनी ही भूमि पर, ये सारी भूमि तो संथाल जनजाति की ही थी, तो इनके आने के साथ ही जो संथाल जनजाति थी वो अपनी ही भूमि पर सिमट के रहने लगी, है ना, सिमटने को विवश हो गई। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब बाहरी लोग आए तो इनके आने के साथ ही वन और साथ ही जो भी ग्रामीण संसाधन थे इन सभी पर तरह तरह के अंकुश लगाए जाने लगे और यहाँ
यहाँ पर जनजातियों की बात करें, संथाल जनजातियों की, तो वो वन और साथ ही जो ग्रामीण संसाधन था, है ना, कृषि थी, इन्हीं सब पर निर्भर थे। परंतु इनके आने के साथ ही वनों पर, है ना, उसके बाद ग्रामीण संसाधनों पर तरह तरह के अंकुश लगने लगे। साथ ही साथ इनकी जो परंपरागत कृषि करने का तरीका था, यानी कि झूम प्रकार की ये खेती किया करते थे, जगह बदल बदल कर कृषि कार्य किया करते थे। लेकिन जब ये बाहरी लोग आए तो इसके साथ ही क्या हुआ कि इनकी जो परंपरागत कृषि करने का तरीका था, इस पर भी उन्होंने रोक लगवा दिया। तो इनके आने के साथ ही क्या हुआ, इनके अधिकार दिख रहा है आपको यहां पर कि इनके अधिकार को मारा जा रहा है। वनों पर से अधिकार इनका समाप्त हो गया, ग्रामीण संसाधनों पर से अधिकार समाप्त हो गया, साथ ही जो इनकी कृषि करने की पद्धति थी उस पर भी रोक लगा दिया गया। तो दो कारण यहां पर देखा, है ना। पहला क्या था, यहां पर कर की वृद्धि, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा यहां पर तरह तरह के अंकुश लगाए गए, ये भी कारण के रूप में देख सकते हैं। तीसरा कारण हम देख सकते हैं साहूकारों एवं जमींदारों के शोषण चक्र थे, यानी कि यहां पर इससे क्या हुआ, जमींदारी प्रथा से यहां पर कर में वृद्धि हुई, 3 गुने तक की वृद्धि हो गई। और 3 गुने तक की वृद्धि हो गई तो जो इनका उत्पादन होता था, उत्पादन से इनका घर चलाना ही मुश्किल होता था। साथ ही यहां पर कर में वृद्धि हुई तो कर की ये चुकता, है ना, कर की भरपाई नहीं कर पाते थे, ठीक है, कर की भरपाई नहीं कर पाते थे। परिणामतः ये क्या करते थे, परिणामतः ये साहूकारों से क्या करते थे, ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते थे, जिसका ब्याज दर देखे तो बहुत ही ज्यादा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ऊंची ब्याज दर पर ये जब ऋण लेते थे तो इनसे क्या हुआ, थोड़ा सा इससे पहले यहां पर समझते हैं। जमींदारी प्रथा में क्या था कि जब ये जो कर था, कर चुकाने में सक्षम नहीं होते थे तो इनके खेतों की नीलामी कर दी जाती थी। ऐसी अवस्था में नीलामी से बचने हेतु ये क्या करते थे, साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते थे और ऊंची ब्याज दर से ऋण लेकर कर चुकता करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो इनका ब्याज दर था इतना ज्यादा था कि ये इसे चुका पाने में सक्षम नहीं थे और इससे क्या हुआ, संथाल धीरे धीरे इनके ऋण जाल में ये फंसते गए। जब ये ब्याज दर था और साथ ही जो ऋण लिए थे चुकाने में सक्षम नहीं थे, ऐसी स्थिति पर इसकी वसूली के नाम पर क्या किया जाता था, इनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था, है ना। मानसिक तौर पर भी शोषण किया जाता था, शारीरिक तौर पर भी शोषण किया जाता था। साथ ही साथ देखें तो उनकी महिलाओं को, है ना, उनकी बेटियों को यहां पर छेड़छाड़ की भी समस्या देखने को मिली थी। तो ऐसा यहां पर वसूली के नाम पर किया जाता था, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला कि समय पर लगान ना चुकाने पर जमीन की नीलामी कर दी जाती थी और इस नीलामी से बचने हेतु ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते थे साहूकारों से, है ना। और साहूकार वसूली के नाम पर, इस ऋण की वसूली के नाम पर उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया करते थे, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम देख सकते हैं सामाजिक कारण। इससे पहले हम थोड़ा पुलिस और न्यायिक व्यवस्था भी इसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं, यहां पर लिखा नहीं, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था। ऐसी स्थिति में ये पुलिस, है ना, पुलिस के पास जाते थे, है ना, सरकार के पास जाते थे, तो सरकार और पुलिस इनकी हेल्प ना करके वो किसकी हेल्प करते थे, यहां पर जो भी साहूकार थे और जमींदार। तो ऐसी अवस्था में इनको कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। तो ये सभी कारण थे जो इनके मन में विद्रोह पैदा किए। उसके बाद हम यहां पर सामाजिक कारण देख सकते हैं, यानी कि यहां पर देखें तो संथालों का एक अपने प्रकार का यहाँ पर धर्म था। लेकिन ईसाई जब यहाँ पर आए, यानी कि बाहरी लोग जब यहाँ पर आकर बसने लगे, तो ये क्या थे, मुख्यतः अंग्रेज थे जो ईसाई धर्म को मानते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी का जो यहाँ पर प्रचार प्रसार था, इसके माध्यम से इनके धर्म परिवर्तन की बातें की गई। इससे क्या हुआ कि संथालों का जो धार्मिक परिवेश था, है ना, धार्मिक जो परिवेश था उसमें हस्तक्षेप किया गया और ये भी एक कारण के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक कारण भी देख सकते हैं। संथालों का जो शासन व्यवस्था चलता था वो ग्राम पंचायत के माध्यम से चलता था, है ना। इनका जो शासन व्यवस्था चलता था वो ग्राम पंचायत के माध्यम से चलता था। परंतु इनके आने के साथ ही यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था भी अंग्रेजों के अनुरूप यहाँ पर ढाल दी गई, जिस परिवेश में ये रह नहीं पाते थे। तो ये सभी कारण थे, ये सभी कारण जितना भी मैंने बताया 5-6 कारण, ये सभी कारण थे जो इनके मन में इनके प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न की और इसका रिजल्ट भी विद्रोह के रूप में दिखाई पड़ा, जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया।
ठीक है, तो आशा करता हूं कारण पूरी समझ में आई होगी। चलिए अब आते हैं प्रभाव के बारे में। तो प्रभाव के रूप में सबसे पहला प्रभाव क्या हुआ, विद्रोह हुआ। और विद्रोह से क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार क्या हुई, यहां पर आश्चर्यचकित हो गई और विवश हो गई वो यहां पर प्रशासनिक परिवर्तन करने हेतु। तो यहां पर प्रभाव के रूप में दो चीज हम देखेंगे, पहला विद्रोह और दूसरा प्रशासनिक परिवर्तन। तो यहां पर विद्रोह की बात करें तो यहां पर देखें इन सभी कारणों से क्या हुआ कि यहां पर जितनी भी जनजाति लोग थी इनके मन में आक्रोश पैदा हो गया, है ना। अपने जीवन से ये घृणा करने लगे, सोचने लगे कि ऐसे समय काल पर क्या हम जीवन यहां पर व्यतीत करें। इनके मन में बस एक ही बात हमेशा चलती थी कि यहां पर कोई भगवान का अवतार ही होगा जो हमें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। और ऐसी स्थिति में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति सिद्धू और कान्हू यहां पर सामने आते हैं और उनके द्वारा यहां पर नेतृत्व प्रदान किया जाता है। तो यहां पर देखें तो भोगनाडीह के चुन्नू माझी थे, है ना, चुन्नू माझी, भोगनाडीह के चुन्नू माझी थे। इनके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों की इसमें महत्वपूर्ण योगदान रही। कौन कौन से पुत्र का नाम क्या था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, है ना। किसके पुत्र, चुन्नू माझी। कहां के थे ये, भोगनाडीह के। तो भोगनाडीह के जो चुन्नू माझी थे इनके 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इनके ही नेतृत्व में, इन चारों के नेतृत्व में 1855 ईस्वी में एक सभा की गई, एक सभा का आयोजन किया गया। और उस आयोजन में क्या शपथ ली गई, ये जो सभा का आयोजन किया गया, इस सभा के आयोजन में उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबद्ध लड़ाई करने की शपथ ली गई। लामबद्ध यानी कि जब तक इस उत्पीड़न को समाप्त ना कर दे तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसी शपथ यहां पर ली गई। किसके नेतृत्व में, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के। यहां पर देखें तो लगभग हजारों संथाल यहां पर इकट्ठा हुए और सभी लोग एकजुट होकर यहां पर उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबद्ध लड़ाई लड़ने की शपथ ली। उत्पीड़कों की बात करें तो यहां पर अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, साहूकार थे, जमींदार थे, ये सभी लोग, है ना, जो बाहरी व्यक्ति थे, दीकू थे, ये सभी के सभी उत्पीड़क के रूप में थे। ठीक है, इसके बाद देखें तो यहां पर जो हजारों संथाल थे वो हजारों संथालों ने एकजुट होकर यहां से दीकुओं को चले जाने की यहां पर क्या की, हिदायत दी। चले जाने को कहा कि अब आप लोग यहां से चले जाएं, नहीं तो अब यहां पर ये बर्दाश्त से बाहर है, चले जाने को कहा गया। और इसके साथ ही देखें तो सरकारी आज्ञा, यहाँ यानी कि वहां पर जो सरकारी आज्ञा जारी की गई थी उसको न मानने, साथ ही जो दामिन क्षेत्र था, दामिन क्षेत्र में अपनी सरकार स्थापित करने और वहां पर लगान ना देने की घोषणा इन सब के द्वारा की गई। फिर से बोलता हूं, क्या किया गया, जितने भी संथाल थे सभी संथालों ने एकजुट होकर यहां पर जितने भी बाहरी लोग थे, जितने भी दीकू लोग थे, सबको यहां से जाने के लिए चेतावनी दे दी कि आप लोग यहां से चले जाए। साथ ही यहां पर सरकार का जो आदेश था, आज्ञा था, उसे न मानने की बात कही गई कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम ये जो क्षेत्र है दामिन एकोह क्षेत्र है, यहां पर हम अपनी सरकार स्थापित करेंगे और साथ ही इन क्षेत्रों में कोई भी लगान हम आपको नहीं देने वाले हैं। इसी बीच देखें तो यहां पर एक दारोगा थे, महेश लाल दत्त की भी हत्या यहां पर कर दी गई। तो इसे तत्कालीन कारण में भी हम लिख सकते हैं, कारणों में तत्कालीन कारण के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखें तो जब ये चेतावनी दे दी गई, इन चेतावनी से इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और चेतावनी देने के 2 दिन बाद ही संथालों ने अपने शोषकों को चुन चुनकर मारना यहां पर प्रारंभ कर दिए। तो चुन चुनकर जितने भी शोषक थे सभी को चुन चुनकर मारना यहां पर शुरू कर दिया गया। इसी में देखें तो अंबर के जमींदार की हवेली यहां पर जला दी गई, महेशपुर राजमहल पर कब्जा कर लिया गया और साथ ही अधिकारी एवं जमींदार मुख्य निशाने पर यहां पर थे। तो यहां पर चेतावनी दे दी गई और चेतावनी के 2 दिन बाद संथालों ने अपने शोषकों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। अंबर के जो जमींदार थे, अंबर के जमींदार की हवेली जला दी गई, महेशपुर राजमहल पर कब्जा कर लिया गया। अधिकारी, इनके मुख्य निशाने पर जो भी यहाँ पर अधिकारी थे, जमींदार थे, ये इनके मुख्य निशाने पर थे। ठीक है, ये जो खुला विद्रोह था, है ना, ये सारी चीजें देखें जो यहाँ पर हो रहा है, यह एक खुला विद्रोह के रूप में था। और ये जो खुला विद्रोह हुआ ये 1856 तक क्या हुआ, वीरभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग और हजारीबाग के साथ साथ, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में
ये जो खुला विद्रोह था 1856 तक वीरभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग तक फैल गया। साथ ही देखें तो अंग्रेजों द्वारा इन्हें अब समझाने का प्रयास किया जाने लगा कि जो आप लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है ना। आइए यहाँ पर समझकर, है ना, समझ बूझकर जो भी यहाँ पर फैसला होगा वो फैसला किया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो लोग थे, संथाल लोग थे, ये समझने का नाम नहीं लिए, बोले कि इसका अब बहुत ही देरी हो चुका है, जब तक हम आपको खदेड़ेंगे नहीं, चैन से नहीं रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर इसके पश्चात क्या हुआ, अंग्रेजी कार्यालयों को यहाँ पर भस्म किया जाने लगा। साथ ही साथ देखें तो अंग्रेजों को मारा जाने लगा और अंग्रेजों के साथ साथ जहां भी इन्हें अंग्रेज दिखते थे वहीं पर मौत के घाट उतार दिए जाते थे। अंग्रेजों के साथ साथ जो अंग्रेज महिलाएं थी, बच्चे थे, इन सभी को यहाँ पर मार दिया गया। ठीक है, इन सभी को मारा जाने लगा, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, अंग्रेज हो, कोई भी, सभी को यहां पर मारा जाने लगा। इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेजी प्रशासन थी, अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गया, है ना। और साथ ही सरकार ने यहां पर सेना को खुली छूट दे दी कि जहां भी जैसे भी हो इस विद्रोह को दबाया जाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जितनी भी सेना थी, अंग्रेजी सेना, वो संथालों के प्रति बड़ी ही बर्बरता दिखाई। गांव के गांव इनके द्वारा जला दी गई। दिन रात एक करके जितने भी संथाल नेता थे, संथाल नेताओं की धरपकड़ यहां पर की गई और वो इसमें सफल भी हुए। अधिकांश जो नेता थे, अधिकांश नेता यहां पर मारे गए और कुछ यहां पर बंदी भी बनाए गए। मारे जाने वालों में बात करें तो चांद और भैरव, जो इनके दो भाई थे, चांद और भैरव, इनकी गोली लगने से मौत हो गई। जबकि सिद्धू और कान्हू जो थे, इनको पकड़ लिया गया और पकड़कर बरहेट में इन्हें फांसी दे दी गई। अंततः यहां पर देखा जाए तो ये जो विद्रोह था, विद्रोह को तो दबा दिया गया, है ना। जनवरी 1856 तक विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति रही थी जिसके परिणाम स्वरूप इतना बड़ा विद्रोह देखने को मिला। ठीक है, तो फिर इस पर रिसर्च किया गया, कारण क्या रहे, और जो भी यहाँ पर रिसर्च हुआ उसके आधार पर यहाँ पर प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। तो सिद्धू और कान्हू तो अंततः यहाँ पर फांसी पर लटका दिए गए। लेकिन सिद्धू और कान्हू की बात करें तो आज भी ये दोनों झारखंड के जननायक के रूप में याद किए जाते हैं और लोग आज भी इनको भगवान का रूप मानकर इनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। ठीक है, अब देखें दूसरे भाग में, यहां पर पैराग्राफ चेंज करके हम प्रभाव के दूसरे भाग में लिख सकते हैं कि जनवरी 1856 तक ये जो विद्रोह था वो तो दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने संथालों की ये जो वीरता थी, शौर्य थी, इसको स्वीकार किया। और साथ ही यहां पर प्रशासनिक परिवर्तनों की जो अनिवार्यता की बात की जा रही थी, उस अनिवार्यता को भी यहां पर स्वीकार किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और अंततः 30 नवंबर 1856 ईस्वी, कब, 30 नवंबर 1856 ईस्वी को भागलपुर और वीरभूम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर संथाल परगना जिले की, संथाल परगना जिले की यहां पर स्थापना की गई। साथ ही साथ यहां पर देखें तो संथाल परगना काश्तकारी कानून यहां पर लागू किया गया और इसी के द्वारा यहां पर ग्राम प्रधान की मान्यता दी गई। जो भी ग्रामीण अधिकारी थे, ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस की भी जो शक्तियां थी वो दे दी गई। इसके साथ ही और भी देखें तो यहाँ पर संथाल क्षेत्र की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिसे माझी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, इसे भी यहाँ पर लागू किया गया। तो देखें तो इस उत्तर के रूप में इतनी सारी चीजें लिखेंगे, तब जाके 38 नंबर का हमारा ये प्रश्न था। 38 नंबर में से अच्छा खासा नंबर हमें मिलेगा जब इतनी सारी बातें यहाँ पर लिखेंगे। इसके आधार पर आप सभी लोग इसका उत्तर लिखें और लिखकर ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग भेजें, ताकि मैं भी उसको अच्छे से देख पाऊँ। ठीक है, अभी तक जितने भी लोग उत्तर लिखे हैं, पहले लिखे थे, और मेरा जो वीडियो जारी किया गया था मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का, दोनों में बहुत ही फर्क है, क्योंकि पहले वाला कॉपी पेस्ट था और दूसरे वाले में जितने भी लोगों ने प्रयास किया है उसमें एक अच्छे उत्तर की क्वालिटी दिखाई दी थी। ठीक है, तो आप लोगों का जितना भी प्रयास है सराहनीय है और अपने प्रयास को जारी रखें, बार बार उत्तर को लिखें। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ कमेंट भी आए थे कि सर निष्कर्ष कैसे लिखें, निष्कर्ष समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें देने के बाद भी अगर आप लोग बोलते हैं कि निष्कर्ष कैसे लिखें, तो फिर मैं क्या बोलूं। अपने भी तो थोड़ी थिंकिंग होनी चाहिए कि इसके आधार पर हम निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो इससे संबंधित हो, यानी कि जनरल एग्जाम्पल बोलूं तो एग्जाम्पल के रूप में अगर 2 लाइन में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर
जब अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इन क्षेत्रों में यानी कि संथाल परगना में जमींदारी प्रथा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पर कृषक उत्पीड़न हुआ। उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर विद्रोह हुए। और विद्रोह की यहाँ पर देखें स्वरूप इतना भयानक था कि अंततः ये प्रशासनिक परिवर्तन करने को मजबूर हो गए। तो ऐसे छोटे भी दे सकते हैं और बड़े निष्कर्ष भी दे सकते हैं, तो अपने ऊपर है कि हमें कैसा देना है। लेकिन निष्कर्ष के रूप में कभी भी इन सभी चीज़ों को रिपीट ना करें, ठीक है। जब सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता चुके हैं तो निष्कर्ष के रूप में बहुत ही कम लिखेंगे। लेकिन निष्कर्ष के रूप में ये जो दूसरा भाग है, यहाँ पर जनवरी से क्या हुआ, विद्रोह दबा दिया गया और सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रशासनिक परिवर्तन की जो अनिवार्यता थी वो महसूस हुई, इसको भी हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप निष्कर्ष लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।